हेलो फ्रेंड्स, अपन ने यहाँ तक कर लिए थे। देखो 6, हाँ 6 तक कर लिए थे। अब 7 अपन पढ़ेंगे। नहीं 6 पढ़ेंगे अभी, है ना। हाँ 6 पढ़ेंगे। आवर्त सारणी के 3 तत्व ए बी और सी बताए गए हैं। जो ए है वो 17 समूह में, समूह मतलब वो जो स्तंभ है वो वाले, और जो 16 है वो बी, 16 समूह में बी तत्व लिखाया गया, और 17वें समूह में ए और सी, ये 3 तत्व ए बी सी, ये क्या है, ये तत्व और इनकी स्थिति बताई गई है। तो बताइए कि धातु है या अधातु है, और किसकी कौन सा कम अभिक्रियाशील है या अभिक्रियाशील है, उसका साइज छोटा होगा या बड़ा होगा, और किस प्रकार ये आयन धनायन ऋणायन और कौन सा बनाएंगे। अब अपन देखते हैं कि ए जो होगी वो अधातु होगी, क्योंकि अपने को पता है जो 16 और इधर आएंगे वो इधर से समूह 1 शुरू होगा, 2 शुरू होगा, 3 जो इधर वाले होंगे वो होते हैं 18 होते हैं, अपने को पता है पूरे। तो इधर अक्रिय गैस है 18 वाली, और ये 16। तो ये इधर अपने को पता है जो होती हैं अधातुएं होती हैं, तो अधातु होगी। और अपने को पता है जो अधातु होती है वो कम अभिक्रियाशील होती हैं, और सी का आकार बी से छोटा होगा। देखो अब सी का जो आकार है वो बी से छोटा होगा, क्योंकि इधर अपन जाते रहते तो आकार इनका कम होता जाता है। बाएं से दाएं जाते हैं आवर्त में तो आकार छोटा होता जाता है। और जो ए तत्व है वो ऋणायन बनाएगा। अपने को पता है अम्लीय जो अधातु होते हैं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। ऋणायन क्यों बनाएगा? अब देखो ऋणायन और धनायन ये क्या होते हैं। ऋणायन बनाएगा मतलब उसके कोष्टक में 7 या फिर 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो अपना अष्टक पूरा करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन लेगा। इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो वो हमेशा ऋणायन ही बनाते हैं। नाइट्रोजन है जिसका परमाणु संख्या 7 है, और परमाणु संख्या 15 के आवर्त सारणी के समूह 15 के तत्व हैं। इन दोनों तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। इनमें से कौन सा तत्व अधिक ऋण विद्युत होगा और क्यों। देखो नाइट्रोजन की परमाणु संख्या दी गई है, परमाणु क्रमांक 7 है, और 2 और 5 इसका होगा, जैसे 1s2 2s2 2p3 3 4 5 6 7 हो गया। तो ये हो गया, ये अपना K है, ये L है। ठीक है, ये तो 5 हो गए बराबर इसके। एल में कितने हो गए? 5 है। अतः यह विद्युत ऋणात्मक होगा। क्यों? क्योंकि इसके 5 हो गए, 3 ये 3 हो गए, यानी 5 हो गई है, 3 ये लेके अष्टक पूर्ण करेगा। लेते हैं तो ऋणात्मक होता है और देते हैं तो धनात्मक आता है। फास्फोरस और नाइट्रोजन दोनों ही अधातु हैं, परंतु जो फास्फोरस होता है जिसका परमाणु क्रमांक 15 है वो नाइट्रोजन से नीचे की ओर आता है। इस प्रकार ऋणात्मकता घटती है। जैसे ऊपर से नीचे आते हैं तो ऋणात्मकता घटती है। तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व की स्थिति से क्या संबंध है। तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार वर्गीकरण किया गया है। किसी तत्व के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन से उसकी संयोजकता पता चलती है, तथा कोशों की कुल संख्या तथा आवर्त संख्या उनकी होती है। जैसे कि कितने कोश KLMNO KLMN आप इतना ही दिया हुआ है आपका KLMN तक, तो कौन सा K कोश है, L कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, M में कितने इलेक्ट्रॉन है, वो अपने को पता चलती है। और कुल कितने कोश है वो भी पता चलते हैं। K और L इसमें 2 ही कोश है, किसी में KLM है 3 कोश है, किसी में ऐसे पता चलता है। आधुनिक आवर्त सारणी में कैल्शियम जिसकी परमाणु क्रमांक 12 है, नहीं 20 है, चारों ओर 12 19 21 और 38 परमाणु संख्या वाले तत्व स्थित है। इनमें से किस तत्व के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म कैल्शियम के समान है। अब अपने को देखते हैं कि जो आवर्त सारणी है उसमें कैल्शियम है, कैल्शियम के चारों ओर यही परमाणु संख्या वाले तत्व हैं। इनमें से जो परमाणु संख्या 21 है तथा परमाणु संख्या 38 है, उन तत्वों के रासायनिक गुणधर्म अपने कैल्शियम के समान है। क्यों? क्योंकि इनके बाह्यतम कोश में कैल्शियम के जैसे ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं। C2+ होता है, इसमें ये भी क्या बनाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होता है 2 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। ये देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो कैल्शियम में भी 2 इलेक्ट्रॉन सबसे बाह्यतम कोश में रहते हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन दे के KCm+2 बनाते हैं। ऐसे ही ये बनाते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी तथा मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था की तुलना कीजिए।
अपने को पता है जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें 18 वर्ग है और अक्रिय गैसों को 18 वर्ग में रखा गया है, जिनकी जो संयोजकता कोष में 0 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ये परमाणु संख्या के अनुसार क्रमित है। जो परमाणु संख्या बताई गई है उसके हिसाब से आधुनिक आवर्त सारणी को दर्शाया गया है। इसमें 18 वर्ग है। वर्ग तो ये वाले होते हैं, आपको याद रखना, ये वर्ग है 16, 17, 18। जो 18 होता है वो अक्रिय गैस है, और जो ऐसे होते हैं वो आवर्त 7 होते हैं, 7 आवर्त होते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में द्रव्यमान, ये जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी वो परमाणु द्रव्यमान के ऊपर आधारित थी, और जो अपनी आधुनिक आवर्त सारणी वो परमाणु क्रमांक या फिर परमाणु संख्या के ऊपर बनाई गई है। ये आपको याद रखना मेन डिफरेंस। ये जो मेंडलीव की है वो तो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है, और ये परमाणु संख्या या फिर परमाणु क्रमांक पर आधारित है। और इसमें 8 ही समूह थे और अक्रिय गैसों को कोई भी स्थान नहीं दिया गया था। ये हो गया अपना। एक बार आप अच्छे से देख लो। स्टार्टिंग से देखते हैं अपन। ये देखो, ये आ गया तत्वों के आवर्त वर्गीकरण। मैंने आपको पूरा बता दिया 2 वीडियो में ही, फास्ट रिवीजन के तौर पे मैंने करवाया आपको। अगर पूरा बुक से डिटेल से लेके बैठती तो बहुत टाइम लगता, और मैं डिटेल से भी करवाऊंगी, पर आप लोगों का अभी रिवीजन का टाइम है तो मैं आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहती। तो आप ये पढ़ो अच्छे से। देखो ऊपर ऊपर ये भी दिए हुए हैं, 4th लेसन भी करवा दिया मैंने अच्छे से। ये देखो अच्छे से कराया हुआ है 4th भी। तो आप फटाफट, ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, फटाफट जो मतलब ये 2-3 नंबर के अति लघुत्तरात्मक है और ये ऑप्शन वाले हैं, ये तो आपको अच्छे से कर ही लो। और जो बड़े सवाल होते हैं अपने को पता है, वो बड़े सवाल में अपन 5 में से 4.5 भी अपन आराम से लेके आ सकते हैं। जो मेन पॉइंट है वो क्वेश्चन जिस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन मैंने पूरे लिए गए हैं, सारे लिए मैंने। और जो एनसीईआरटी है, आरबीएससी, उसके पीछे जो सवाल है वो भी इसमें इन क्वेश्चनों में इंक्लूड है। तो आपको ऐसा नहीं है कि वापस से अलग से कुछ बुक पढ़ने का कोई काम नहीं। अगर आप इन नोट्स को पढ़ लिया तो आपको बुक पढ़ने का कोई भी काम नहीं है। बस आप ये पढ़ लो। फर्स्ट लेसन से पूरे मैंने करवाया, ये 3rd आ गया। देखो ये 3rd ही, देखो इतने सारे क्वेश्चन है। मिश्र धातु के गुण, और ये सारे मैंने आपको करा दिए। तो एक बार आप ये सारा देख लो अच्छे से, और यही पढ़ लो। अभी बहुत है, और इनको अच्छे से रिवाइज कर लो। बुक को लेके आप बैठोगे तो बहुत हो जाएगा, क्योंकि और भी तो सब्जेक्ट्स होते हैं। आप ये पूरे एक बार एक कम से कम ये तो आप याद ही कर लो। छोटे छोटे क्वेश्चन के इतने सारे क्वेश्चन हैं, आपको ये छोटे क्वेश्चन तो आपके इनमें से ही आ जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।